नमस्कार साथियों। आज हम आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस अध्याय को प्रारंभ करने में सर्वप्रथम मैं दार्शनिक डी मेस्ट्रे के कथन से करेंगे कि प्रत्येक राष्ट्र को वैसे ही सरकार मिलती है मित्रों। डी मिस्ट्रे द्वारा यह कथन कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र को ऐसी ही सरकार प्राप्त होती है या मिलती है जिसके लिए वह योग्य होता है। और इनसे इनका अभिप्राय यह है कि सरकार कोई भी ऐसी सार्वभौमिक संस्था नहीं है जो विश्व के सभी राष्ट्रों पर समान रूप से स्थापित की जा सके। अर्थात ये जो सरकार है ये ऐसी कोई सार्वभौमिक संस्था नहीं है। ये ऐसी कोई भी सार्वभौमिक संस्था नहीं है जिसे कि समान रूप से विश्व के सभी राष्ट्रों के द्वारा अपनाया जा सके या राष्ट्रों में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में समान रूप से इस सरकार को स्थापित किया जा सके। और साथ ही व्यवहार में सरकार उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। व्यवहार में देखें तो यह सरकार व्यवहार में यह सरकार उन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम होती है जो विशिष्ट प्रकार के शासन के विकास के लिए उपयोगी या कार्यशील रहती है। विशिष्ट प्रकार के शासन के विकास को प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित
करती है। और उसी के माध्यम से, इन्हीं सरकार के माध्यम से शासन व्यवस्थाओं को नियमित और निश्चित रूप से चलाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपने लिए कुछ संविधान या नीतियों का निर्धारण करता है, जो कि संविधान के रूप में लिखित या निर्मित की जाती है। और उसी के अंतर्गत वह अपनी सामाजिक और आर्थिक आधार को भी स्पष्ट करता है। तो सर्वप्रथम हम इसके सामाजिक आधार को ही स्पष्ट करेंगे। ब्रिटेन के सामाजिक आधार को स्पष्ट करने के लिए अगर हम देखें तो हमें सर्वप्रथम ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना जरूरी है कि भौगोलिक स्थिति। और यहां सर्वप्रथम हम कहें ब्रिटेन के बारे में तो इसे हम ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटेन के माध्यम से भी हम इसे कह सकते हैं, विभिन्न नामों से पुकार सकते हैं। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन के रूप में हम इसे कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत इसके कुछ विभिन्न भाग भी हैं जो वेल्स के रूप में और स्कॉटलैंड के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो प्रारंभ में पृथक थे और वर्तमान में इसी के अंदर जो है समाविष्ट हो गए हैं। और अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो इसका क्षेत्रफल 2,44,000 किलो वर्ग मीटर है। और यह विश्व के नक्शे में यूरोप के उत्तर पश्चिम दिशा में यह ब्रिटेन फैला हुआ है। इसकी स्थिति विश्व नक्शे में यूरोप के उत्तर पश्चिमी दिशा में है और लगभग इसकी जो जनसंख्या है वो 6 करोड़ 50 लाख के लगभग है। पचास लाख के लगभग या 6 करोड़ 50 लाख के समान है। नोट डाउन करें। सामाजिक आधार में ब्रिटेन की हम अगर इसके सामाजिक आधार को बिंदुवार समझें तो पहले ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि यह चारों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण यहां बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहता है। बाहरी आक्रमण से सुरक्षित और चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ।
चारों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण ये सर्वप्रथम बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहता है और विश्व शांति व्यवस्था यहाँ की स्थिति विश्व शांति का वातावरण पाया जाता है और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जो ब्रिटेन है यह विश्व स्तर पर कई राष्ट्रों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा रखा है और आर्थिक दृष्टि से यह बड़ा ही सुदृढ़ राष्ट्र रहा है। वहीं दूसरी विशेषता में देखें ब्रिटेन की दूसरी विशेषता या सामाजिक स्थिति देखें तो सुसंस्कृत समाज। ब्रिटेन के लोग सुसंस्कृत समाज के धनी लोग कहे जा सकते हैं। सुसंस्कृत समाज के धनी और नागरिक श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों से युक्त यहाँ के लोग चारित्रिक गुणों में श्रेष्ठ और इसी श्रेष्ठता के कारण विद्वान वाल्टर बेजहॉट ने ब्रिटेन के समाज को एक सम्मानित समाज की दार्शनिक वाल्टर बेजहॉट ने ब्रिटेन के लोगों के लिए या ब्रिटेन के समाज के लिए एक वहां के लोगों को सम्मानित करने के लिए वहां के समाज को कहा है एक सम्मानित समाज की संज्ञा दी है। और इसके अगले बिंदु में या अगले सामाजिक आधार में देखें इसका अगला सामाजिक आधार है परंपरा प्रिय अनुदार समाज। ब्रिटेन के समाज के लोग बड़े ही परंपरा प्रिय हैं और इस परंपरा के अंतर्गत वे अपनी प्राचीन परंपराओं, अभिसमयों और परंपरागत मूल्यों के प्रति सदैव ही जागरूक रहते हैं और किसी भी प्रकार से या किसी भी
नेता के बहकावे में आकर क्रांति या विरोध को आवश्यक नहीं ठहराते। किसी भी नेता के बहकावे में आकर विरोध को आवश्यक नहीं समझते। क्योंकि हमने पहले भी देखा है ब्रिटेन की सुसंस्कृत समाज के अंतर्गत कि वे बड़े ही शालीन और सुसभ्य लोग हैं और जिनके लिए वॉल्टर बेजहॉट ने सम्मानित समाज की संज्ञा दी है। और इस परंपरा प्रिय अनुदार लोगों के अंतर्गत जो है वे ब्रिटेन के लोग अपनी अभिसमयों और परंपरागत मूल्यों के साथ साथ देश की परंपराओं को भी बड़े अपने सीने में संजोए रखते हैं। और यदि क्रांति को आवश्यक रूप से अपनाना चाहें तो उसमें भी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से ही बदलाव के पक्ष में रहते हैं। जिसके अंतर्गत 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति में देखें तो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से राजतंत्र का पतन हुआ और लोकतंत्र की स्थापना की गई। और इसके अगले बिंदु में नोट डाउन करें। जातीय एकता की भावना ब्रिटेन के लोगों की जातीय एकता की भावना बहुत ही सुदृढ़ है और जिसके अंतर्गत सजातीयता के कारण ब्रिटेन के लोग सजातीयता के कारण वे राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। अर्थात अधिकतर लोग ब्रिटेन में की अधिकांश जनता समान रूप से एक ही जाति की है तो वे उस जाति के माध्यम से सजातीयता के माध्यम से वहां की राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और इस सजातीयता के कारण ये सजातीयता अर्थात अधिकतर ब्रिटेन के महानगरों
में ही निवास करती है और उनका अपना एक जीवन स्तर होता है जिसके द्वारा वे दूसरों को विभिन्न या अन्य वर्ग के रूप में देखते हैं। इसके अगले बिंदु में धर्म प्रधान समाज, ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या धर्म प्रधान है, अर्थात ब्रिटेन एक धर्म प्रधान देश भी कहा जा सकता है। वहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले यहां ईसाई धर्म को मानने वाले अधिक लोग हैं। जिसके माध्यम से धर्म का राजनीति में विशेष रूप से योग रहा है और प्रारंभ में इस धर्म प्रधानता के अंतर्गत देखें तो प्रारंभ में हुइग नामक व्यक्ति ने चर्च का विरोध किया और टोरी ने चर्च का समर्थन किया। दो व्यक्ति हुइग द्वारा चर्च का विरोध व ब्रिटेन के अंतर्गत प्रारंभ में दो व्यक्तियों द्वारा धर्म के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ और हिग नामक व्यक्ति ने चर्च का विरोध किया, वहीं टोरी नामक व्यक्ति ने चर्च का समर्थन किया और इस टोरी की विचारधारा और हिग की विचारधारा के फलस्वरूप ही उदारवाद का स्पष्टीकरण, उदारवाद हमारे सामने आया कि उदारवाद या उदार दल का प्रादुर्भाव हुआ। इनके विवाद स्वरूप ही उदारवाद या उदार दल का प्रादुर्भाव हमारे समक्ष स्पष्ट हुआ। नोट डाउन करें। सामाजिक आधार के अंतर्गत देखें तो ब्रिटेन में प्रवासियों की समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है और
वैसे तो देखा जाए तो ब्रिटेन में यूरोप जैसे देशों से भी कई लोग आकर ब्रिटेन में निवास करते हैं, लेकिन उनकी अंतर्गत समस्या का प्रमुख कारण देखें तो एशिया व अफ्रीका जैसे देशों से आए हुए लोगों का प्रवास करना है। प्रमुख कारण एशिया व अफ्रीका या अफ्रीकी देशों के लोगों का प्रवास है, और उनकी इस स्थिति के कारण ही 1962 में प्रवासियों को ब्रिटिश आगमन को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। उन्नीस सौ 62 में इन प्रवासियों का ब्रिटिश आगमन रोकने के लिए कानून बनाया गया था, और इसके बाद में 1970 में एनॉक पावेल ने आम चुनावों में सफलता प्राप्त करने के बाद ही ब्रिटिश प्रवासियों के शीघ्र ही ब्रिटेन से बाहर निकालने के लिए अपना विचार रखा। आम चुनावों में सफलता के बाद प्रवासियों को ब्रिटेन से निकालने के लिए प्रयास किया गया। हालांकि इस विषय पर कुछ सफलताएं हाथ लगी, लेकिन वर्तमान में भी देखें तो ये प्रवासियों की समस्या अब भी उसी प्रकार ब्रिटेन के लिए समस्या बाहें खड़ी है, और इसके अंतिम बिंदु में देखें तो ब्रिटेन के सामाजिक वर्ग सामाजिक आधार के अंतर्गत ब्रिटेन के अंतर्गत एक वर्ग या सामाजिक वर्ग की स्थिति उत्पन्न होती है, और सामाजिक वर्ग का अस्तित्व बना हुआ है जो ब्रिटेन को अपने वर्तमान स्वरूप के रूप में देखता है, और इस वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दो वर्गों का उदय हुआ है। पूंजीवादी और
श्रमिक वर्गों का उदय होने के साथ साथ ही अधिकतर जनसंख्या बड़े नगरों में निवास करती है। जनसंख्या बड़े नगरों में निवास करती है और फिर भी इनकी जनसंख्या बाहुल्य होने के कारण जनसंख्या बाहुल्य के कारण इनमें स्पष्ट विभाजन किया जाना संभव नहीं है या संभव नहीं दिखाई देता है। और इसी संदर्भ में विद्वान टी.एच. ग्रीन द्वारा कथन कहा गया है कि सामाजिक वर्ग एक ऐसा तरीका होता है सामाजिक वर्ग एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के अन्य समाज के अन्य कार्य या समाज के अन्य कार्यों को या अन्य लोगों के समान अपनी स्थिति समाज के अन्य लोगों के समान व्यक्ति अपनी समूहों को देखा जाता है, अपनी स्थिति को देखता है। धन्यवाद।